हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड। डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फंडामेंटल लॉ यानी मूल विधि के बारे में। सो भाई, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फंडामेंटल लॉ का एक पूरा एसेंस ऑफ लेक्चर यानी लेक्चर का जो सार है, फंडामेंटल लॉ का जो सार है वो पूरा बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि हमें जो है इसमें नया जो हमारा ऐड हो गया है उसमें सबसे पहले आता है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दूसरा कानून है, ठीक है। और तीसरा कानून मैंने बताया था कि इसमें जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तीन नए कानून जो हैं ये पुराने तीन कानून इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराने थे उनको ये रिप्लेस करते हैं, ये मैंने बताया था। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, आज हम जानेंगे कि एक बीएनएस जो होता है आपका, यानी यहाँ पे आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की, ठीक है। क्या बात करेंगे? भारतीय न्याय संहिता 2023 की। तो ये बच्चों आज हमें पढ़ना है। और एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर या कोई भी आपका कोड लिखा जाता है जो लॉ से संबंधित होता है, उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो नॉर्मली कानून का जो विद्यार्थी है, कानून का जो जानकार है, वो उसको समझ लेता है। और मेरा यहाँ पे काम है कि उसको आसान भाषा में आपको समझाना, ताकि आप जो भी क्वेश्चंस आए आपके फंडामेंटल लॉ से, उनको आप आसानी से कर सकें, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, वो बीएनएस को एक तरीके से मैं इंट्रोड्यूस्ड आपके सामने करने वाला हूं और यहाँ पे जो है हम डिस्कस करेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारत के पुराने कानून जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो है 1860 में लिखा गया था, इंडियन पीनल कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता, उसके बाद को जो है रिप्लेस करता है। हालांकि जो आपका इंडियन पीनल कोड था यानी दंड प्रक्रिया संहिता था, वो एक्चुअल में किए गए अपराध के दंड का प्रावधान करता था कि आपने कोई अपराध किया है उसका दंड क्या है, ठीक है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता केवल ये नहीं कि केवल किए गए दंड का प्रावधान करता है, ये साथ साथ दंड की प्रकृति और दंड क्या है, कौन सी चीज दंड माना जाएगा, ये सारी चीजें जो है उसको भी डिफाइन करता है। एक तरीके से इसने इंडियन पीनल कोड देखा जाए तो आपका दंड प्रक्रिया संहिता, और साथ ही अगर देखा जाए तो आपका जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था, पुराने कानूनों को समेकित करने का इसने प्रयास किया है एक तरीके से कानून ने, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, द इंडियन पीनल कोड आईपीसी ऑफ 1860 विच डिफाइंस क्राइम एंड प्रोवाइड पनिशमेंट has a total 51 sections organized into 23 chapters। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका इंडियन पीनल कोड है, आपका भारतीय दंड संहिता 1860 है, उसमें क्या था कि पहले 511 जो है धाराएं और 23 अध्याय में ये विभाजित था। और उसमें जो है दंड की प्रकृति और दंड का जो सजा है, जो प्रावधान है, क्राइम की प्रकृति और क्राइम का जो सजा है, उसका प्रावधान आपका इंडियन पीनल कोड करता था। उसको रिप्लेस करके अभी क्या है कि भारतीय न्याय संहिता जो लगभग सभी राज्यों में जो है वो क्या हो गई है, सभी राज्यों ने इसको लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विच रिप्लेस्ड द इंडियन पीनल कोड आईपीसी कंप्राइजेस 20 चैप्टर्स एंड 358 सेक्शंस। यानी आपका जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें आपके 20 अध्याय और 358 धाराएं इसमें बनाई गई हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्या था कि ज्यादा से ज्यादा जो सेक्शंस थे हमारे, उनको समेकित किया गया है। बहुत सारे पुराने सेक्शंस थे जो ब्रिटिशर्स के, क्योंकि आपका जो दंड भारतीय दंड संहिता था वो 1860 में लिखा गया था। और 1860 में यहाँ क्या था, यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे जो सेक्शन है ऐसे भी बनाए थे जिनका आज कोई रिलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे कि पहले अगर जो क्रांतिकारी लोग होते थे तो उनके ऊपर एक सेक्शन था इंडियन पीनल कोड का 124, जिसको सेडिशन यानी राजद्रोह कहा जाता था, ठीक है।
राजद्रोह यानी राज्य के साथ द्रोह, और मोस्टली ये जो है इसका प्रयोग जो था सेडिशन का क्रांतिकारियों के ऊपर करने के लिए किया गया था। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो आज तो क्रांतिकारी बनने की जरूरत है नहीं, हम आजाद भारत में रहते हैं। तो संसद ने ये माना कि कुछ ऐसे जो भी सेक्शन है, ऐसे जो भी कानून के प्रावधान है, उनको हम इसमें से क्या करेंगे, वो अबोलिश करेंगे या उनको यहाँ से हटाएंगे, उनका निरसन करना आवश्यक है। तो इसलिए क्या था कि इसमें सेक्शन जो है कम किए गए हैं। अब जैसे कि मुझे नहीं लगता था कि लगता है कि आज के युग में सेडिशन जैसा चार्ज लगाना किसी के ऊपर ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ का कोई भी जो व्यक्ति है, भारत का कोई भी नागरिक है, ठीक है, वो भारत के खिलाफ जो है कोई कृत्य नहीं करेगा, और सरकार के खिलाफ बोलना जो है उसका डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है। तो 124 जो धारा थी बाद में आने वाली, जो स्वतंत्रता के पश्चात भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी सरकारें होती थी, इसका प्रयोग किस लिए करती थी, वो अगर कोई व्यक्ति सरकार के अगेंस्ट कोई कुछ बोलता है तो उस पर 124 मोस्टली लगा दिया जाता था। तो ऐसे जितने भी कानून थे उनको खत्म करने के लिए नया जो है एक संहिता को लिखा गया, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे आज बात करते हैं इसके बारे में। अब मैं बात करता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बताया ही था कि जो आपका एग्जाम है सब इंस्पेक्टर वाला, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर वाला, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि अगर देखा जाए तो आपका जो भी रिक्रूटमेंट है सब इंस्पेक्टर, तो ऐसा ही मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, ये क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, ठीक है। एक तरीके से हिंदी में कहे विवेचना अधिकारी होता है, मेन वर्क इसका विवेचना करना होता है। जब भी ये किसी थाना या चौकी में प्रभारी के रूप में काम करता है तो मेनली जब कहीं भी कोई भी क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले जो है वो सब इंस्पेक्टर जाता है क्राइम स्पॉट पर, और वहां पे जो है ये विवेचना करता है। तो एक्सपेक्टेशन जो है पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की रहती है कि कम से कम आपको लॉ की बेसिक जानकारी तो हो ही, ठीक है। आपको कम से कम ये तो पता है कि ये क्राइम है, इसकी प्रकृति है, इसमें ये सेक्शन आप चार्जशीट में फाइल कर सकते हैं, सेक्शन उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए मैं जो है आपको जो सिखाने वाला हूं वो आज ही के लिए नहीं, आपको बाद में भी जब आप जो है प्रशिक्षण करेंगे तब भी जो है आपको ये सिखाया जाएगा, और ये आपके बहुत काम आने वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 है क्या, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करें, इसको संसद द्वारा लागू किया गया कब, 25 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो क्या संसद कोई भी कानून बना देती है, क्या वो कानून स्वतः ही राज्यों में लागू हो जाता है। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता संसद ने पारित कर दिया, क्या राज्यों में वो जिस दिन संसद ने पारित किया, जिस दिन वो कानून बना, प्रेसिडेंट के साइन हुए, क्या वो उस दिन से ही पूरे देश में लागू हो जाता है। उस पे आपके क्या विचार हैं, मुझे जरूर बताएं। तो इसमें होता क्या है, देखिए थोड़ा यहाँ पे भी धीरे धीरे हम जो छोटी छोटी माइन्यूट सी बातों को समझते हैं। अब सपोज दैट पार्लियामेंट है हमारे पास, पार्लियामेंट के जो हैं आपके 3 अंग होते हैं। पहला सबसे छोटा अंग आपका लोकसभा होता है, उससे बड़ा अंग जो है आपका राज्यसभा होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा अंग इसका कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपका जो कानून है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता BNS, ये गया कहाँ, सबसे पहले लोकसभा, लोकसभा में ये पास हुआ, फिर ये राज्यसभा गया, राज्यसभा में भी पास हो गया है, और फिर बाद में क्या हुआ कि ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जो है इसको यहाँ पे साइन कर देते हैं, और ये क्या है आपका एक लॉ यानी कानून बन जाता है। पूरे देश में ये लागू हो जाएगा अगर ये केंद्रीय विषय है, ठीक है। तो अब ये लॉ देखा जाएगा कि किस पर कानून बना है, अगर ये आपका सेंट्रल सब्जेक्ट है या आपका ये स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो BNS है ये संबंधित है आपका किससे, लॉ एंड ऑर्डर से, कानून व्यवस्था से, ठीक है। अब कानून व्यवस्था सब्जेक्ट होता है स्टेट का, यहाँ पे ये लॉ बना हुआ है, लेकिन अब स्टेट को इसको क्या है अडोप्ट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसने इसको अडोप्ट कर लिया है। उत्तर प्रदेश में इंडियन पीनल कोड 1860 के हिसाब से जो है सजा तय नहीं की जाएगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सजा तय की जाएगी। यहां तक बातें आपकी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें बात करते हैं। तो ये 25 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू कर दिया गया है।
उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका द भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, शॉर्ट में इसको बीएनएस कहा जा रहा है, इज द मेन क्रिमिनल लॉ इन इंडिया दैट प्रेस्क्राइब द डेफिनेशन, पनिशमेंट एंड प्रोसीजर फॉर क्राइम्स। यानी बीएनएस जो है आपका मुख्य आपराधिक कानून है, जो क्या करता है, कानून जो आपका अपराध है उसको परिभाषित करता है, उसकी डेफिनेशन बताता है, वो भी हम आगे बात करेंगे। साथ ही उस अपराध की सजा क्या है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, आजीवन कारावास या सश्रम कारावास या कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा, ये है। या और साथ ही क्राइम का जो प्रोसीजर है, क्राइम की प्रक्रिया क्या है, उसको भी ये बताता है। तो इसने दंड प्रक्रिया संहिता वगैरह ये सारी चीजें जो है इसमें समाहित की है भारतीय न्याय संहिता ने, ठीक है। इट रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड 1860 विच हैज नाउ बीन रिपील्ड, यानी अब यहाँ पे ये वर्ड आ गया है जो अब रिपील्ड हो चुका है। तो मैं बहुत सारे वीडियोस वगैरह मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखी, तो किसी ने ये आंसर नहीं दिया कि हमें इंडियन पिनल कोड भी पढ़ना है या भारतीय न्याय संहिता भी पढ़नी है। तो ये बातें थी, तो इसलिए मैंने जो है ये लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया है। और इसमें मैं बात करूं तो जब कह दिया गया है कि आपका इंडियन पिनल कोड 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 जो है हैज नाउ बीन रिपील्ड, यानी अब वो समाप्त हो चुका है, उसका कोई आधार या उसकी कोई लीगैलिटी नहीं बचती है। तो आपको पढ़ना क्या है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बीएनएस का उद्देश्य क्या है, क्यों बीएनएस लाया गया है। तो एक उद्देश्य तो मैंने यही बताया था कि आपको जो हमारा इंडियन पिनल कोड था काफी पुराना हो चुका था, और जब चीजें पुरानी हो जाती हैं तो उसके फीचर्स जो हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई गाड़ी है 40 साल पुरानी, ठीक है, उसमें अच्छे फीचर्स नहीं है और उसमें म्यूजिक सिस्टम आज वाला नहीं है, और वो जाहिर सी बात है कि उस गाड़ी में जो है आप विंक म्यूजिक नहीं चला सकते हैं। भाई गाड़ी में बैठ के विंक म्यूजिक, ब्लूटूथ, वाईफाई, बैठे गाड़ी में आराम से, जो लग्जरी गाड़ी है, और फोन पे जो है अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा उसमें, तो उसका रिलीवेंस कम हो जाएगा। ऐसे ही कानून की भी बातें होती हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको 124 एडिशन का जो चार्ज था उसके ऊपर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं कानून हैं आपके इंडियन पिनल कोड में जिनका रिलीवेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था और ब्रिटिशर्स ने वो सारे कानून उसमें डाले थे जो कहीं ना कहीं जो है वो सप्रेस करते थे हमारी जो इंडियन पब्लिक है, यानी भारतीय जो जनता है, उसको सप्रेस करने का काम जो है इंडियन पिनल कोड 1860 करता था। वो सारी चीजें इसमें से हटा दी गई हैं। खैर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। तो मॉडर्नाइजिंग द जुडिशियल सिस्टम, यानी न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने का काम, रिमेनिंग द आईपीसी बेड बाय द ब्रिटिश एंड मेकिंग ए न्यू लॉ फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी भारतीय अवधारणा के हिसाब से एक नया कानून है जो आपके ब्रिटिश कालीन कानून को समाप्त करता है। साथ ही जैसे ही ये कानून समाप्त होता है आपका, और जो हमारे अंदर जो है कॉलोनियल नोशन है, यानी उपनिवेशीकरण की जो भावना बनी रहती है कि भाई हाँ ये कानून उन्होंने दिया, कुछ कहते हैं कि भाई ये कानून खराब था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने दिया, और कुछ का जो है तर्क ये रहता था कि इस देश में अपना कानून ही नहीं, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ चल रहा है। तो एक कॉलोनियल नोशन जो है, जो उपनिवेशीकरण की धारणा है, उसको कचरे को दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दिया और नया कानून दे दिया। और कानून मैंने पूरा पढ़ा है, कानून बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे जो है एक तरीके से देखा जाए तो उस पुराना जो इंडियन पिनल कोड था उसमें काफी हरकतें भी जो है बहुत बकवास थी, लेकिन इसमें बहुत सिंपल, साधारण और आसान कानून जो है दिया है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि इसमें जो है जो कॉलोनियल नोशन है उसको रिमूव कर दिया है, सच एज सेडिशन जो आपका 124 में था। तो ये इसको ऐसे ऐसे जैसे भी कानून थे उनको हटा दिया गया इसमें से। साथ ही टेक्नोलॉजी ड्राइवन चेंज इंक्लूडिंग साइबर क्राइम। अब इसमें हम बात करें कि आज का जो जमाना है, तो मैं हर लेक्चर में बताता हूं कि अपराध की प्रकृति बदल गई है, ठीक है। अभी मैं जो है उत्तर प्रदेश के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं प्रशांत कुमार, उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने ये क्या कहा था, स्टेटमेंट दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने लगभग सभी माफियाओं को समाप्त कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में माफिया और अपहरणकर्ता ये चीजें शायद ही कहीं हो, लेकिन है नहीं। लेकिन नए प्रकार के माफिया भी जन्म ले रहे हैं यहाँ के बाद, इसके बाद वो रुक गए, उसके बाद था नहीं। वो नए प्रकार के माफिया क्या हैं वो मैं बता देता हूं। देखिए अभी क्या है कि अपराध की प्रकृति बदल गई है। पहले क्या था कि कोई भू माफिया है, कोई बालू माफिया है, कोई जो है लैंड माफिया है,
तो इस प्रकार के माफिया होते थे। उसके लिए रिक्वायरमेंट होती थी बाहुबल की, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती थी आपके पास अच्छी AK-47 जैसी 10-20 गने हों, और आपके पास अच्छे शार्प शूटर हों जो दूसरे की हत्या लूट डकैती करने से पीछे न हटते हों। ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इनको बाबा जी की सरकार है, इनको सभी को ठिकाने लगाया, और खैर ये माफिया तो कम हो गए हैं। लेकिन साइड बाय साइड जो है टेक्नोलॉजी का युग बढ़ता जा रहा है, डिजिटल क्रांति में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो नए प्रकार का जो माफिया है वो है आपका डिजिटल माफिया, साइबर क्राइम जिसको हम कहते हैं। तो उसमें क्या है कि एक OTP आपसे लिया, आपके पैसे निकाल लिए, नए बंदूक की जरूरत है, नए AK-47 की जरूरत है, और नए 10-20 शार्प शूटर रखने की जरूरत है। इस काम को अच्छा आराम से किसी इंडिया या आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में भी कहीं घने जंगल में बैठ के आराम से करेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉस्ट कटिंग हो गई उसकी, उसको बहुत सारे जो है शार्प शूटर, ये 47 फलाना ढिमका, ये आर्म्स एंड एनिमेशन रखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या है कि इसको भी नजरअंदाज नहीं किया गया। इसको रखते हुए भी हमारे जो कानून थे, वैसे तो पहले से ही हमारे पास IT एक्ट 2000 और साइबर क्राइम जैसे, साइबर लॉ जैसे कानून थे, लेकिन उसको भी हमने क्या किया है, अमेंड करके इसमें साइबर क्राइम, गैंगस्टर एक्टिविटीज, मोबाइल बेस्ड क्राइम्स, इनको भी डिफाइन किया गया और इनके अपराध की सजा क्या है वो भी इसमें बताई गई है। उसके बाद मेकिंग द लॉ मोर इफेक्टिव बाय एंश्योरिंग क्लियर डेफिनेशन, यानी परिभाषाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं ऑफ क्राइम, यानी अपराध की परिभाषाओं को बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, और प्रिसाइज पनिशमेंट बताया गया है, एंड स्पीडी जस्टिस प्रोसेस, और जो है त्वरित न्याय प्रणाली को जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया गया है। जैसे अब क्या है कि इसमें बिल्कुल स्पष्ट, अब जब मैं सेक्शन 2 में डेफिनेशन पढ़ता हूं, धारा पढ़ता हूं, एनिमल यानी पशु को डिफाइन किया है। पशु कौन है? ऐसा जीवित जीव जो मतलब जिसके अंदर जीवन है लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो जीव की श्रेणी में कंसीडर किया जाएगा। मैंने कि इतनी स्पष्ट डेफिनेशन उन्होंने बताई है, ठीक है। तो ये सारी परिभाषाएं आपकी, जैसे ह्यूमन की परिभाषा क्या होगी, बिल्कुल स्पष्ट जो है इसमें बताया गया है। लोक सेवक की परिभाषा क्या होगी, जस्टिस, ओथ, अफर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीजें जो है डिफाइन की गई हैं, परिभाषा बताई गई है। अब खाली शब्द लिख के नहीं छोड़ा गया, उसको परिभाषित किया गया है। ऑलरेडी जब भी कोई कानून बनता है उसका सेक्शन 2, कोई भी कानून हो, ध्यान रखना हमेशा वो डिफाइन यानी डेफिनेशन देता है, परिभाषा देता है। जैसे जब भी आप पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 आपको स्टेट को डिफाइन करता है कि हु इज स्टेट, यानी राज्य कौन है, ठीक है। तो उसकी परिभाषा उसमें दी गई है। ऐसे ही जो है इसमें सेक्शन 2 जो है वो कानून का सबकी परिभाषा देता है अलग अलग, कुल मिलाकर 39 डेफिनेशन उसमें दी गई हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो ऐसे करके जो है हमारे टोटल 20 भाग और 358 धाराओं के साथ हमारा भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है। अब ये भाग क्या है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम, पूरा एक परिदृश्य जो है पार्ट वाइज देख लेते हैं। करना क्या है कि ये जो पार्ट हैं आपको ये अच्छे से याद भी रखने हैं कि कौन से भाग में कौन सी चीजें हैं, कौन सा सेक्शन है, वो यहाँ पे देखना है। जैसे पहला भाग आपका प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी है, जो सेक्शन 1, 2 से लेकर 3 तक ये चीजें दी गई हैं। नॉर्मली ये बताता है कि ये सेक्शन क्या है, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। यहां से आपकी चीजें स्टार्ट होती है जनरल एक्सप्लेनेशन से, सामान्य स्पष्टीकरण, ठीक है। तो सामान्य स्पष्टीकरण में आपके सेक्शन 4 यानी धारा 4 से लेकर धारा 13 तक जो है आपका वो सामान्य स्पष्टीकरण इसमें बताया गया था। सामान्य स्पष्टीकरण में जो है नॉर्मल जो आपके एक तरीके से जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको डिफाइन कर दिया जाता है, वो सामान्य स्पष्टीकरण हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका जनरल एक्सक्लूजन, यानी आपका देखा जाए तो आप सामान्य अपवर्जन क्या है, ये सेक्शन 14 से लेकर 44 तक जो है जनरल एक्सक्लूजन के बारे में बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो ये है आपका जो जनरल एक्सक्लूजन है, इसको ऑफ पनिशमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफ पनिशमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है आपका एक तरीके से पार्ट 4 आता है आपका ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट। ये ध्यान रखना भी, यहाँ से जो है पार्ट 4 से आपको एक्चुअल में पढ़ना है, ठीक है। यहीं से जो है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन जो है 62 तक आपको इसमें बताया गया है भाग 4 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो है यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, ये आपका यहाँ सेक्शन 4 ये है और ये ऑफ पनिशमेंट है। अभिकरण और सामान्य अपवाद, और ये धारा आपका जो है 45 से 60 तक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 5 यानी भाग 5। इसमें कहा गया है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी महिलाओं और बच्चों के जो अगेंस्ट अपराध हैं उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जो आपका सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 97 तक इसमें दिया गया है। ठीक है, यानी महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध धारा 63 से लेकर धारा 97 तक है। उसके बाद भाग 6 आता है आपका, या चैप्टर 6 कहें इसको, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी जो आपका है मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जो अपराध हैं उनके बारे में सेक्शन 98 से लेकर सेक्शन 144 तक जो है आपके प्रोविजन दिए गए हैं। उसकी प्रकृति क्या है, उसमें दंड का प्रावधान क्या है अगर आप ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। उसके बाद भाग 7 आता है आपका, ये कहता है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, यानी राज्य के विरुद्ध अपराध कौन कौन से अपराध माने जाएंगे, और ये धारा 145 से लेकर धारा 456 जो है 156 तक, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया है, 156। ठीक है, तो धारा 156 तक जो है ये इसमें बताया गया है। उसके बाद पार्ट 8 आता है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स, यानी आपके जो सशस्त्र बल हैं, जो आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपका ऑफेंस है, ठीक है, वो आपके सेक्शन 157 से लेकर सेक्शन 166 तक बताया गया है। और आर्मी नेवी एयर फोर्स के जो अपराध हैं वो भी हमने इसी में इंक्लूड कर लिए हैं आपके बीएनएस में। अब बीएनएस के थ्रू ही, बीएनएस ही जो है एक मेन क्रिमिनल लॉ होगा, चाहे वो सिविलियन के लिए हो चाहे आपका डिफेंस पर्सनल के लिए हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाग 9 की अगर हम बात करें, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, यानी सेक्शन 167 से लेकर सेक्शन 175 तक जो है वो आपके चुनाव से संबंधित जो भी अपराध हैं, ठीक है, बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में जो है विवाद करना, चुनाव में दंगा फसाद, किसी की मर्डर, लूट, हत्या, सारी चुनाव में ये चीजें होती हैं, उसको लेकर जो है अलग से यहाँ सेक्शन बनाया गया है, सॉरी भाग बनाया गया है। उसमें सेक्शन 167 से लेकर सेक्शन 175 तक ये चीजें दी गई हैं। उसके बाद 10वां भाग आता है जो कहता है डॉक्यूमेंट एंड फोर्जरी, सेक्शन 140 से लेकर 169 तक। दस्तावेज और जालसाजी की जो धारा है वो 140 से 169 तक जो है लग सकती है अगर वो इसको ऐसे कोई करता है। ठीक है, उसके बाद भाग 10 आता है, सॉरी ये जो है आपका 1 सेकेंड, ये पार्ट नहीं है, ये इसी के अंदर आता है, फोर्जरी वाला पार्ट 9 के ही। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका आता है भाग 10 ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन करेंसी नोट्स बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स, यानी इसमें जो है सिक्के, मुद्रा, नोट, बैंक नोट और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध धारा 176 से धारा 186 तक इसमें जो है प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद आता है आपका ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी इसमें देखा जाए तो सार्वजनिक शांति के विरुद्ध जो अपराध हैं वो धारा 187 से 195 तक दिए गए हैं। भाग 12 में आता है आपका ऑफ ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 196 से 203 तक, यानी इसमें जो है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा या उनसे संबंधित अपराध जो है वो धारा 196 से 203 तक दिए गए हैं। फिर उसके बाद भाग 13 आता है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, यानी सरकारी कर्मचारियों के वैध अधिकार की अवमानना, धारा 204 से 224 तक इसमें डिफाइन की गई है। और उसके बाद आता है आपका भाग 14 जो फॉल्स एविडेंस ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक, ठीक है, यानी झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध माना जाता है। और ये आपका आर्टिकल सेक्शन 225 से लेकर 267 तक जो है वो इसमें बताया गया है। उसके बाद भाग 15 आता है। भाग 15 में जो है आपका ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस, तो इसमें देखा जाए सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध धारा 268 से लेकर 295 तक, 268 टू से 295 यानी 295 तक इसमें दिए गए। ठीक है, तो ये अलग अलग भाग हैं आपको देखने। फिर आता है पार्ट 16 ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी धर्म से संबंधित जो भी आपके ऑफेंस हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है 296 से 300 तक जो है लगभग 4 सेक्शन आपको दिए गए हैं, 96, 97, 98, 99 और 305 हैं। ठीक है, तो 5 सेक्शन में जो है आपको इसमें समझाया गया कि धर्म से संबंधित अपराध क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका
ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी सेक्शन 301 से लेकर 332 तक। संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध हैं वो धारा 301 से 332 तक आएंगे। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मेक्स, दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध 333 से लेकर 348 तक। ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनेंस, डेफेमेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो भी आती हैं ये आपकी भाग 19 में आती है। आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि धारा 349 से लेकर 356 तक ये सारी चीजें दी गई हैं। और पार्ट 20 में जो है आपके एक तरीके से जो है बच जाते हैं 356, और ये 356, 357 और 58 में जो है आपकी व्यावृत्ति आती है, जो भी बच जाते हैं आपके मिक्स वाले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। विभिन्न और अंतिम प्रावधान 357 और 358 में दिए गए हैं। और ये कुल मिलाकर जो है आपके 20 पार्ट्स में जो है आपका ये डिवाइड है आपका फंडामेंटल लॉ। सो गाइज, ये आपका जो है बीएनएस है। बीएनएस का जो है आपका एक ओवरव्यू जो है अलग अलग भागों का मैंने बताया है। अब कल से जो आपकी क्लास होगी एक एक भाग को हम उठाएंगे और उसको कोरिलेट करते चलेंगे आपके दैनिक जीवन में जो चीजें होती हैं, घटना होती हैं, उनसे जोड़ के। आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।